हेलो गाइस। कल हमने कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स किया था। आज करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है। मतलब जो इक्विटी शेयर्स जो होते हैं ना, उनकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमने डिवेंचर्स की निकाल ली, उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स की निकाल ली, उस पर डिविडेंड पे करते हैं। अब हमको इक्विटी की निकालनी है। जो डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स थे उनका एक ही फॉर्मूला था, लेकिन जो इक्विटी शेयर्स जो है उनके अलग अलग मेथड्स हैं इनको करने के। ठीक है। तो फर्स्ट मेथड होता है हमारा डिविडेंड यील्ड मेथड। मतलब जो हम डिविडेंड के हिसाब से निकालते हैं, मतलब हम कितनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको लेकर जब हम अपनी शेयर्स की जो इक्विटी शेयर्स हैं उनकी कॉस्ट निकालते हैं, तो वो होता है डिविडेंड यील्ड मेथड। ये जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, अब डिविडेंड जो होता है उससे किसको मतलब होता है, जो हमारी कंपनी की शेयर होल्डर्स हैं। क्योंकि जब आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं तो हम ये देखते हैं ना कि हमें इस कंपनी से कितना वो मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। तभी तो हम किसी कंपनी की शेयर्स परचेज करेंगे। क्योंकि कोई भी हम जब भी पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, वो भी शॉर्ट टाइम में। मतलब हमें रेगुलरली रिटर्न मिलता रहे। अगर कोई कंपनी हमें डिविडेंड जल्दी नहीं देती है तो हम उस कंपनी की शेयर्स परचेज करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बाद में क्या पता, अभी कंपनी पैसे नहीं दे रही है, बाद में जरूरी थोड़ी ना जितनी कंपनी अभी पीक पे है या जितनी ग्रोथ है, जितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, बाद में भी उतना ही अर्न करे। हो सकता है बाद में उसका प्रॉफिट कम हो जाए। इसलिए हम आज जो हमें पैसा मिल रहा है उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टीड ऑफ जो हमको बाद में मिलेगा। ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड मेथड होता है, इसका फॉर्मूला होता है डीपीएस अपॉन एमपीएस। डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर और एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर जो होता है वो हमारा बेसिकली जो नेट प्रोसीड था ना, जो हम डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में निकालते थे, वही होता था। लेकिन नेट प्रोसीड हम जब लेते हैं जब हम न्यू फ्रेश शेयर्स इशू करते हैं। लेकिन जब हमने कुछ 2 साल 4 5 साल पहले ही शेयर्स मार्केट में इशू कर दिए थे, लेकिन हमें आज देखना है कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी आज कॉस्ट कितनी है, तो इसलिए हम मार्केट प्राइस पर शेयर लेते हैं। ठीक है। अब आफ्टर टैक्स होता है के इज इक्वल्स टू डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। और बिफोर टैक्स होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो हमने ऊपर निकाला है डिवाइड बाय 1 - टैक्स रेट। क्योंकि जो डिविडेंड जो होती है वो हमें टैक्स के बाद ही मिलती है, जब हम टैक्स पे कर देते हैं, सारा अकाउंट सेटल कर देते हैं, उसके बाद डिविडेंड पे होती है शेयर होल्डर्स को। लेकिन जो डिवेंचर्स की जो इंटरेस्ट थी वो पहले हम पे करते थे, उसके बाद टैक्स पे करते थे। अब ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम जो डिविडेंड यील्ड मेथड है उसी से सॉल्व करेंगे। एयरटेल लिमिटेड हैज 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक एयरटेल लिमिटेड है जिसके पास 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और एक शेयर जो है वो ₹10 का है। ड्यूरिंग 2017 कंपनी अर्नड प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, और 2017 में कंपनी को 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब हमारी कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो है। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, हम एक, जैसे आपका टोटल प्रॉफिट, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। मान लो आपको इस साल टोटल प्रॉफिट हुआ है 100 रुपीज का, तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो है 80%। मतलब आप 100 का 80%, 80 रुपीज आप एज अ डिविडेंड पे करते हो। ठीक है। ये होता है आप मतलब साल में कितनी डिविडेंड पे करते हो, ये होता है हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब अज्यूमिंग टैक्स रेट 25%, कैलकुलेट इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज ₹25 पर शेयर। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले टोटल प्रॉफिट अर्न निकालना पड़ेगा। टोटल प्रॉफिट अर्न हमें कंपनी में दे रखा है 5 लाख, लेकिन हमें अर्निंग पर शेयर चाहिए, मतलब एक शेयर पे हम कितना पैसा कमाते हैं। तो जो हमारी टोटल अर्निंग है, टोटल प्रॉफिट 5 लाख, उसको हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट इज 2 लाख उससे डिवाइड करेंगे तो एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी कि एक शेयर पे हम कितना कमाते हैं। उसके बाद हम डिविडेंड निकाल देंगे। एक शेयर पे हम ₹2.5 कमा रहे हैं, जिसमें से हम 80% एज अ डिविडेंड पे कर देते हैं, तो ₹2.5 का 80% होता है ₹2। तो हम डिविडेंड कितनी पे करते हैं एक साल में, ₹2। और मार्केट प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है 25, तो हम अपना फॉर्मूला पुट कर देंगे डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। मेरा आंसर आ जाएगा 8। ये था हमारा डिविडेंड यील्ड मेथड। ठीक है, जब हम डिविडेंड के बेसिस पे अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। उसके बाद सेकंड मेथड है मेरा अर्निंग यील्ड मेथड। अर्निंग यील्ड मेथड क्या होता है, हम इसमें हमारा शेयर
एक शेयर जो अर्न कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर, हम उसके बेसिस पे निकालते हैं। जो पहला डिविडेंड यील्ड मेथड था वो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट था, क्योंकि कोई भी शेयर होल्डर डिविडेंड में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। लेकिन जो अर्निंग यील्ड मेथड है वो जो कंपनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम इसमें देखते हैं कंपनी कितना अर्न कर रही है। अब इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। ठीक है। अब नोकिया कंपनी हैज 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक नोकिया कंपनी है जिसके 4 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू ₹10 है। मार्केट वैल्यू पर शेयर इज ₹25 और पर शेयर की मार्केट वैल्यू ₹25 है। और कंपनी अर्न कर रही है प्रॉफिट हमारा 20 लाख का ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम अर्निंग पर शेयर निकाल लेंगे। अब अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इसमें हमारी टोटल अर्निंग कितनी है 20 लाख, हमारे शेयर्स कितने हैं 4 लाख, तो उसको हम 5 डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। मार्केट प्राइस पर शेयर इसमें दिया है 25। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में निकाल लूंगी ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, तो मेरा आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, मेरा 20% आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है मेरा थर्ड मेथड डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। मतलब जो आपको डिविडेंड मिल रही है, अब देखो हर साल जब आपने कंपनी स्टार्ट की थी, जितनी आप प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, क्या आप हमेशा उतना ही अर्न करोगे? हर साल आप ग्रो भी तो करते हो, 1% 2% हर साल आप इंक्रीज करते हो, बढ़ते हो, आपका जो बिजनेस होता है वो एक्सपैंड होता है, आप ग्रो करते हो। तो जो पुराने मेथड्स जो थे डिविडेंड यील्ड और अर्निंग यील्ड, इतने ज्यादा अच्छे मेथड्स नहीं है, क्योंकि हमने उसमें ग्रोथ को कंसीडर नहीं किया है। अब आप कोई भी काम कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप कभी ग्रो नहीं करोगे। आप कोई भी काम यही सोच के तो कर रहे हो कि हम आज ये काम कर रहे हैं तो कल जाके फ्यूचर में हमारी ग्रोथ होगी, हम एक्सपेंड करेंगे। कोई भी बिजनेस जब आप खोलते हो तो ये सोच कर ही तो खोलते हो कि आगे जब 2-4 सालों में मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, मैं एक्सपेंड करूंगा। ठीक है, तो इसीलिए जो पुराने जो मेथड्स थे वो इतने ज्यादा अच्छे मेथड्स नहीं है, ये मेथड ज्यादा बेटर है। डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड, इसमें हम डिविडेंड यील्ड जो डिविडेंड देते हैं और प्लस हमारी इस साल ग्रोथ कितनी हुई है उसके बेसिस पे निकालते हैं। और ये जो मेथड है ये सेकंड सुपीरियर मेथड है आफ्टर सीएपीएम। ये इक्विटी शेयर्स निकालने का एक और मेथड होता है सीएपीएम, कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल। उसके बाद सेकंड बेस्ट मेथड होता है हमारा डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। इसको हम गॉर्डन मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, गॉर्डन मॉडल एक डिविडेंड थ्योरी है जो आप फर्दर जब डिविडेंड का चैप्टर पढ़ोगे तो आएगी। इसका फॉर्मूला होता है डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100 प्लस ग्रोथ परसेंट, जो भी आपके क्वेश्चन में ग्रोथ परसेंट दी हुई है वो। ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन, अ कंपनी हैज 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी है जिसके पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू है 10। ड्यूरिंग 1 ईयर कंपनी अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख और एक साल आउट ऑफ विच 1 लाख वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ डिविडेंड। मतलब एक साल में आपको 2 लाख रुपए का फायदा हुआ, जिसमें से आपने 1 लाख तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ डिविडेंड। मतलब आपने 1 लाख 2 लाख का टोटल प्रॉफिट हुआ था, जिसमें आपने 2 लाख अपने में से आप 1 लाख अपने पास रख लिया और 1 लाख रुपए का डिविडेंड दे दिया। और आपका मार्केट प्राइस पर शेयर है 12 और ग्रोथ रेट गिवन है आपको 2%। तो आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं डिविडेंड पर शेयर निकाल लूंगी, क्योंकि मैं डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड से निकाल रही हूँ इसको। तो डिविडेंड पर शेयर कितना आ जाएगा, जितना हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। टोटल प्रॉफिट था 2 लाख और मैंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है 1 लाख, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने मेरे 1 लाख, तो मेरा 1 आ जाएगा डिविडेंड पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर मेरे को गिवन है 12 और ग्रोथ रेट है मेरी 2%। तो मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकाल लूंगी डीपीएस अपॉन एमपीएस, मतलब डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100 प्लस ग्रोथ। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 10.33%। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है मेरा अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। मतलब जब हम अपनी अर्निंग के हिसाब से निकालते हैं और उसमें ग्रोथ भी ऐड करते हैं। ठीक है, अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। आप अर्न कर रहे हो और हर साल आप ग्रो भी तो करोगे। ऐसा तो नहीं आपने अर्न किया और वहीं के वहीं, अगर आप इस साल 10,000 रुपये कमा रहे हो तो अगली साल भी 10,000 रुपये कमाओगे। अगर आप जब आप इस साल 10,000 रुपये कमा रहे हो तो आपका टारगेट होगा कि नेक्स्ट ईयर आप 15,000 कमाओ। ठीक है, तो हर साल आप ग्रो भी करोगे। इसका फॉर्मूला होता है ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100 प्लस ग्रोथ। अब इसका क्वेश्चन करते हैं। Casio Limited issued 50,000 shares of rupees 25 each at a premium of rupees 10%। अब एक कैशियो लिमिटेड है जिसके पास 50,000 शेयर्स हैं और जो कि एक शेयर है 25 रुपीज का, जो कि इसने प्रीमियम पे किया है 10% का, और उस पर आपको कॉस्ट ऑफ इशू भी आई है 6%। अब कंपनी अर्न पर शेयर रुपीज 2.5 पर शेयर, और पर शेयर आप कितना अर्न कर रहे हो 2.5, और आपकी ग्रोथ है 5%। अब देखो इसमें आपको नेट वो नहीं दिया है, मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं दिया है, इसमें आपने शेयर्स इशू किए हैं फर्स्ट टाइम, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में नेट प्रोसीड निकालेंगे। हम हमारा मार्केट प्राइस नेट प्रोसीड के बराबर होता है, क्योंकि पहले से जब जो हमने पिछले 4-5 साल पहले या 2-3 साल पहले या 10 साल पहले जो भी शेयर्स इशू किए थे, उनकी अभी मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है वो निकालते हैं, और ये वाले जो शेयर्स हैं वो आप फर्स्ट टाइम इशू कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे हमने नेट प्रोसीड निकाला है, पहली बात। उसके बाद हमारी फेस वैल्यू कितनी है 25। ठीक है, अब सबसे पहले हम इश्यू ऑफ प्रीमियम निकाल लेंगे, जो कि हम हमेशा मैंने बताया था कि फेस वैल्यू पे निकालते हैं। तो 25 10% है प्रीमियम पे, तो 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 मेरा आ जाएगा 2.5। अब मेरा एक्सपेंसेस ऑन इशू कितना हुआ है, कॉस्ट ऑफ इशू इज 6%, एक्सपेंसेस ऑन इशू मेरा 6% है तो मैं 6% निकालूंगी। अब मेरा नेट प्रोफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, फेस वैल्यू प्लस इशू ऑफ प्रीमियम माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू। जो हमारी कंपनी की फेस वैल्यू होती है वो प्लस इशू ऑन प्रीमियम। अगर मैं शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करती तो मैं माइनस करती, मैंने प्रीमियम पे इशू किया इसलिए मैं प्लस कर रही हूँ, माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू मैं करूंगी इसको, तो मेरा आंसर 26 आ जाएगा। और अर्निंग पर शेयर मुझे क्वेश्चन में गिवन है 2.5। ठीक है, अब इसको मैंने पहले अर्निंग यील्ड मेथड से किया है, जो नॉर्मल मेथड था मेरा, ईपीएस अपॉन एनपी इंटू 100, तो मेरा 2.5 ईपीएस दिया है, एनपी मैंने 26 निकाल लिया है, इंटू 100 मेरा 99.61 आ जाएगा। और मैं यहाँ पे जो बोल रही हूँ अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड, वो ये रहा। अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड में क्या करूंगी मैं, ईपीएस अपॉन एनपी इंटू 100 प्लस ग्रोथ, तो मेरा ये आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 26 इंटू 100 प्लस 5, तो मेरा आंसर आ जाएगा 14.61। ठीक है, अब मेरा आता है CAPM मॉडल, द मोस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट मॉडल। ये जो कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल जो होता है वो बेस्ट मेथड होता है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का। ठीक है, इसमें जो वैल्यू जो निकलती है हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, वो एकदम एग्जैक्ट निकलती है, ये हमारा सबसे बेस्ट मेथड है। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा था, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हमारा कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये सबसे पहले दिया किसने था, जैक ट्रेनर 96 1962 एंड विलियम सार्वे 1964। ठीक है, और ये जो के लिखा है ना, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को के से डिपिक्ट करते हैं। अगर केडी लिखा होता है तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, के लिखा होता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसका फॉर्मूला अब ये होता क्या है, CAPM मॉडल डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ इंडिविजुअल असेट्स सिक्योरिटीज। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, जब भी आप कोई भी काम करते हो या कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो तो आप
ये पहले से सोच के चलते हो कि अगर मैं यहाँ पर, जैसे आप किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज करते तो आप पहले ही सोच के चलते कि मैं अगर यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। जैसे अगर मैं बैंक में भी पैसे डिपॉजिट करती हूँ तो मुझे इंटरेस्ट कितनी मिलती है, मतलब रिटर्न कितना मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न तो मेरा ये होता है। और सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क, मतलब जिस रिस्क को हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो रिस्क आपके कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई। कल तक गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग थे, आज गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हो गए, जिससे आपके बिजनेस को डेफिनेटली फर्क पड़ रहा है। तो ये जो रिस्क है ये सिस्टमैटिक है, क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, ये सारी कंपनीज पे इक्वली पड़ेगा। ठीक है। और ऑफ इंडिविजुअल, आपकी जो असेट्स है, आपकी कंपनी की जो असेट्स है उस पे। और सिक्योरिटीज और पोर्टफोलियो क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास 10,000 रुपए हैं, अब आपको इस तरीके से इन्वेस्ट करने हैं कि जिससे आपका जो रिस्क है वो मिनिमम हो सके। तो आप मान लो आपको 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक तरफ आप बैंक में उसको रख दोगे 10,000 रुपए। देखो, अगर मान लो आपने पूरे के पूरे 10,000 रुपए बैंक में रख दिए, वहां पे रिटर्न हमें कम मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे रिस्क भी तो बिल्कुल नॉमिनल होता है। अगर आपने बैंक में पैसे रखे हैं तो क्या आपको डर है कि पैसे डूब जाएंगे? नहीं, वहां पे रिस्क नहीं होता, तो वहां पे इसलिए हमें रिटर्न भी बहुत कम मिलता है। लेकिन जब हम किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं वहां पे रिटर्न मैक्सिमम होता है, लेकिन हमें गेन भी तो मैक्सिमम मिलता है। जो भी सब सब कुछ टैक्स वगैरह पे करके, इंटरेस्ट वगैरह पे करके जो भी हमारी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी वो पूरा हमारा ही तो होगा। इसलिए हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न। ठीक है। तो अब हम अपने पोर्टफोलियो के ऐसे सेट करते हैं कि 10,000 रुपए में से आपने 2,000 बैंक में डाल दिए ताकि आपको एक फिक्स इंटरेस्ट आता रहे। 5,000 रुपए के आपने शेयर्स परचेज कर लिए जिससे कि आपको ज्यादा रिटर्न मिल सके। ठीक है। और 3,000 रुपए के आपने डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर दिए जिससे आपका जो रिस्क है वो मैनेज हो जाए। आपका जो रिस्क है वो थोड़ा मैनेज हो जाए, बहुत ज्यादा रिस्क ना हो। ठीक है, तो हम अपना पोर्टफोलियो इस तरीके से बनाते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आता है रिस्क फ्री मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री मार्केट रेट ऑफ रिटर्न क्या, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? वो रेट, अगर मान लो आप अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करते हो तो अगर बैंक आपको 10% देती है इंटरेस्ट, तो वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। क्यों? क्योंकि अगर आप बैंक में अपना पैसा जमा कर रहे हो तो आपको रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, आपका डूबने का कोई भी वो नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा, वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है। उसके बाद बीटा आता है। बीटा क्या होता है? हमारा सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क मतलब आपने कोई भी असेट जो चूज करी है या कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है कि मैं यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, तो उसमें रिस्क कितना है आपको। ठीक है। और जितना ज्यादा हमारा बीटा होता है उतना ही ज्यादा हमें प्रॉफिट भी होता है, क्योंकि हायर द रिस्क एंड हायर द प्रॉफिट। उसके बाद आता है आपका आरएम, रिस्क फ्री मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। अब आप अगर उसी पैसे को मार्केट में ले जाते हो अपने पैसे को, तो वहां पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ये होता है मेरा रिस्क फ्री मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। मतलब अगर आप मार्केट में डिवेंचर्स परचेज करते हो या इन्वेस्ट करते हो तो आपको वहां से जो सारी, जैसे आपने मान लो आइसक्रीम का बिजनेस ओपन किया है, तो बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं वो कितना रिटर्न अर्न कर रहे हैं मार्केट में, सारे जो इन्वेस्टर्स हैं आपके कॉम्पिटिटर्स वगैरह वो कितना अर्न कर रहे हैं। ये होता है रिस्क फ्री मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। अब सीएपीएम की कुछ इसके आप कह सकते हो डिसएडवांटेजेस या कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। फर्स्ट इज, ये तो इसका एडवांटेज है, सीएपीएम विल प्रोवाइड एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो सीएपीएम जो मॉडल होता है वो हमें एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा बेस्ट मेथड है, लेकिन कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ आरएफ। जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है उसका जो वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या है? क्योंकि मार्केट में तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस है ना, हम कहीं पर भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो अब वो कैसे निकालोगे? ये बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है किसी के भी लिए, इतना इजी नहीं होता रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को फाइंड आउट करना। आप बहुत जल्दी आसानी से पता नहीं कर पाते हो कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या है। द डिटर्मिनेशन ऑफ आरएफ इज टिपिकल टास्क ड्यू टू वेरियस ऑप्शन इन द मार्केट। मार्केट में हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है, इसलिए जो ये होता है हमारे लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है फाइंड आउट करना। ठीक है, उसके बाद सेकंड इज डिटर्मिनेशन ऑफ आरएम इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आरएम क्या था? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। तो जब हम प्रैक्टिकल में मतलब रियल लाइफ सिचुएशंस में जब बात करते हैं तो पॉसिबल नहीं होता निकालना। हम बुक्स में तो हमें क्वेश्चन दिया है, सब कुछ दिया होगा, हम निकाल लेंगे, लेकिन जब हम रियल लाइफ सिचुएशन में इस फॉर्मूले को आप प्रैक्टिकली जब अप्लाई करते हो तब ये इतना आसान नहीं होता, आप निकाल नहीं पाते हो। कैसे निकालोगे? कोई फिक्स्ड कैलकुलेशन या कोई तरीका नहीं गिवन है कि ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम मार्केट रिटर्न निकाल लेंगे। ये अपनी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये निकालना। देन डिटर्मिनेशन ऑफ बीटा इज वेरी हार्ड। अब रिस्क कितना है, सिस्टमैटिक रिस्क कितना है, फ्यूचर तो हमारा अनसर्टेन होता है। ठीक है, तो आपको क्या पता रिस्क कितना होगा? तो ये भी बहुत ज्यादा टफ होता है, बहुत ज्यादा कठिन होता है निकालने के लिए, ड्यू टू सम टेक्निकल रिक्वायरमेंट, क्योंकि काफी सारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती है। बीटा निकालने का कोई कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, तो इसलिए इसको निकालना भी काफी मुश्किल होता है। उसके बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और एक ये है, ये मैंने अभी बताया था, ये लिमिटेशन नहीं है इसकी। ये जो लिखा है इधर, ये हायर द बीटा हायर द रिस्क, ये लिमिटेशन नहीं है, ये एक एडवांटेज है, या फिर आप कह सकते हो ये रूल है। जितना ज्यादा आप रिस्क लेते हो उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है। हायर द बीटा हायर द रिस्क एंड हायर द रिटर्न। जितना ज्यादा आपका बीटा होगा उतना ज्यादा आपका रिस्क होगा और उतना ही ज्यादा आपका रिटर्न भी होगा। ठीक है, उसके बाद आती है इसके अजम्पशंस क्या क्या है। जैसे मुझे सीएपीएम मॉडल निकालना है तो मार्केट में क्या क्या सिचुएशंस होनी चाहिए। सबसे पहले रिस्क टेकन, हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना रिस्क लेना है। ठीक है, दूसरा परचेज एंड सेल ऑफ ट्रांजेक्शन, जो ओपन मार्केट में आप कोई भी सिक्योरिटी इजिली परचेज भी कर सको और सेल भी कर सको। जैसे आपको किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं तो आप इजिली उनको परचेज भी कर सको और इजिली उनको बेच भी सको। ऐसा नहीं है कि मार्केट में रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कि आपने अगर परचेज कर लिए तो आप सेल नहीं कर सकते। नो टैक्स नो ट्रांसैक्शन कॉस्ट, कोई टैक्स नहीं है, ये इसकी एक अजम्पशन है जो रियल लाइफ में होती नहीं है, क्योंकि टैक्स तो सब में ही लगता है। और नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जैसे अभी हमने पढ़ा था इश्यू ऑन एक्सपेंसेस, तो ऐसा कोई कॉस्ट नहीं होता। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट में जो सिचुएशन है वो परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है, मतलब फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप इजिली अपने गुड्स को सेल कर सकते हो। परफेक्ट कंपटीशन में हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब फ्री फ्लो ऑफ मार्केट है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी भी तरीके के, सब कुछ सप्लाई और डिपेंड पे, जो प्राइस है हमारे गुड्स के वो सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करते हैं। आपका कोई रोल नहीं है, आप ना ही उनको चेंज कर सकते हो, आपसे प्राइस टेकर हो, आपके हाथ में प्राइसेस नहीं है। उसके बाद इन्वेस्टर्स शुड बी रेशनल, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इस पर्सन को अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं वो रेशनल होना चाहिए। रेशनल मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब काफी सोच समझ के अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, काफी इधर उधर देख के सारे जो आइडियाज हैं कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं उनको देख के कि कहाँ पे मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, उस बेसिस पे आपको अपने इन्वेस्टर को रेशनल होना चाहिए। उसके बाद आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी वही, मैं इजिली अपने गुड्स जो सिक्योरिटीज मैंने परचेज की है उनको सेल कर सकूं। और अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आप कहीं भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास उसकी फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैं अगर यहाँ 10 रुपए भी लगा रही हूँ तो मेरे पास मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने लगा दिया, मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी, वहां मेरा पैसा डूब गया। आपको फुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और
ओनली सिस्टमैटिक रिस्क, और सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क होना चाहिए। मतलब जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है, जो इंटरनल रिस्क है, जो डाइवर्सिफिएबल रिस्क होते हैं, वो नहीं होने चाहिए। सिर्फ हम सिस्टमैटिक रिस्क को कंसीडर करते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होते हैं जिसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इसका क्वेश्चन है, मुझे गिवन है आरएफ मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न गिवन है मेरे को 5, मार्केट रिटर्न है 8 और बीटा है 1। ठीक है, तो मैं इसको फॉर्मूले में अप्लाई करूंगी, आर एफ प्लस बीटा, आर एम माइनस आर एफ, तो 5 प्लस 1, 8 माइनस 5, मेरा आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, थैंक यू।